नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज और के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संजय निषाद के बयान और उनके कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग्स की। इस होर्डिंग्स में उन्हें 27 के खेवनहार कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। बावजूद इसके निषाद पार्टी ने सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इसके पीछे निषाद समाज के आरक्षण को वजह बताया है। वहीं सपा ने भी निषाद को घेरते हुए जमकर बयानबाजी की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा है कि हमें एनडीए में सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए। निषाद समाज को हक चाहिए। बसपा सपा ने आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा। हम देश और समाज के हित में सीटों की दावेदारी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम मिलकर लड़ेंगे और विपक्ष को पराजित करेंगे। आइए सुनते हैं मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। पहले आज भी गठबंधन उसी तरह होते थे, कल भी रहेगा। हम लोग रहता वाले हैं, आने जाने वाले नहीं। आप कहते होनी चाहिए। और हम त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज भी आए थे रावण को जीत के लिए। दुख देने वाली सरकारों को हटाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है। सबसे दुख देने वाली सरकारें या केंद्र और राज्य में हमने हटाया। उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान लोग आए, इस संविधान में गलत करके उत्तर प्रदेश के गजट मैंने पिछले डाल दिया, इसलिए वो अन्याय हो गया, जिसकी वजह से ये विकास को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। इसी मुद्दे को लेकर ये जो पहला भी मेरा मुद्दा रहा, आरक्षण के लिए आंदोलन किया, जेल में आज खुले मन से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृहमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे। दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे खुले मन से निषादों की जो समस्या है आरक्षण की, उसके विषय और आगे कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच 2027 के चुनाव को लेकर पोस्टरवार तेज हो गया है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर 27 का सत्ताधीश लिखे पोस्टर नजर आए। तो वहीं अब सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता संजय निषाद को 27 का खेमनहार बता दिया है। ये पोस्टर लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेमनहार बताया गया है। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि यह बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगाई गई है। होर्डिंग में ऊपर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसी होर्डिंग पर दूसरी तरफ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी तस्वीरें लगी हैं। इस पोस्टर पर सपा नेता दारा सिंह यादव ने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाज से चंदा लेने वाले भाजपा से टिकट नहीं ले पाए। सुनिए। समाज से चंदा लेने वाले आज भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं ले पाए। भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा भाई कहते थे, बड़े भाई ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो आकी आवाज नहीं निकल पा रही है। तो सवाल यहां पर यह है कि 27 की लड़ाई अभी उपचुनाव में ही देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। वहां अगर जो देखा जाए तो सपा यानी कि उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है। सपा ने कहा है कि सभी नेता जो हैं वो सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। मनमसोच कर कांग्रेस चुप बैठी है, क्योंकि बीजेपी न जीत जाए इसके लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि सपा ने यह काम इसलिए किया है क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा में उसे कोई सीट नहीं मिली थी, इसलिए उपचुनाव में
कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। लेकिन गठबंधन की बात है, गलवहियां हो रही हैं, बातचीत हो रहा है, राजनीति हो रही है, कूटनीति चली जा रही है, ये तमाम बातें हो रही हैं। अब इसी पोस्टर में एक दूसरा क्रम भी सामने आ गया है और यह क्रम है संजय निषाद के पोस्टर का। पोस्टर में साफ साफ ये लिखा है कि वो 27 के खेवनहार हैं, यानी कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो भाजपा के खेवनहार होंगे। यानी कि अब अगर जो उपचुनाव की बात की जाए तो संजय निषाद का कहना है कि जो बातें आ रही हैं सामने, जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें सीट लेना, यानी कि उपचुनाव में निषाद पार्टी को कोई सीट लेना, उस पर चुनाव लड़ना, यह मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है। सेम यही बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीट लड़ना जरूरी नहीं है, उसे जीतना जरूरी है। यानी कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्रमुख दल हैं जिनकी वहां पर साख है, ये मानी जाती है कि कुछ सीटें जीत करके वो आ सकते हैं। इसलिए जो अदर उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो थोड़ा सा संतोष किए हुए हैं। 9 सीटों पर ऊपर में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जोर आजमाइश ज्यादा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा। चर्चा की हम शुरुआत करें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जो संजय निषाद की पार्टी ने, यानी कि निषाद पार्टी ने जो 27 का खेवनहार का पोस्टर बीजेपी मुख्यालय के सामने लगाया है, क्या इसे सपा कार्यालय के बाहर लगे उस पोस्टर का जवाब माना जाए जिसमें 27 का सत्ताधीश लिखा गया था? वेद प्रकाश मिश्रा जी। देखिए कुशवाहा जी, एक प्रकार से इस बात को माना जा सकता है कि जब वहां पोस्टर वार शुरू हुआ तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस पोस्टर का प्रयोग किया गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जब ये बयान आता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को कोई सीट नहीं दी, तो वो लोग हम पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं जो स्वयं हम आपको रोकना चाहेंगे सर, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, वंदना सिंह जी, प्रवक्ता सपा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन वेद प्रकाश मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी वेद प्रकाश मिश्रा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो ये बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों को सीट नहीं दी और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, तो ये देखिए ऐसा है कि जैसे उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं दी और उनको लड़ने का मौका नहीं दिया, तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है और नीति रीत के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। अब ये बात है कि हम अपने को नहीं देख रहे हैं लेकिन सामने वाले को देख रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी उनके बारे में अगर बयान जारी करें तो फिर ये बयान का दौर चलेगा। बेहतर ये होगा हम प्रदेश के विकास की बात करें, मुद्दे की बात करें, जिन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव मैदान में आए हैं। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका कोई मतलब नहीं जी। राजनीतिक मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दे लेकर ही राजनीतिक पार्टियां सत्ता के शीर्ष पर जाती हैं। वेद प्रकाश मिश्रा जी का कहना है ये राजनीतिक मुद्दे हैं। माफ कीजिएगा, वंदना सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी वेद प्रकाश मिश्रा जी से जब हमने पहले सवाल किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह भी हो सकता है। और क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, मैंने सवाल यह किया था कि क्या सपा कार्यालय के बाहर लगे 27 के सत्ताधीश के पोस्टर के जवाब में यह बीजेपी कार्यालय के सामने निषाद पार्टी ने यह पोस्टर लगाया है कि 27 का खेवनहार, क्या यह है? तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है, उन्होंने कहा कि यह जवाब हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव है और
एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहेंगे। बॉटम लाइन ये है कि सीट कौन निकालता है, कौन जीतता है। अब ये कह रहे हैं इनके जो निषाद पार्टी के हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, इसलिए हम इसमें कोई हमारी भागीदारी है, इनको पीछे से सपोर्ट करेंगे। अरे भाई, कितना सपोर्ट करेंगे तो वो तो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, नवंबर तक पता चल जाएगा। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी अभी जो है एकजुट लड़ रही है और कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। आपने पिछले लोकसभा में देख लिया, ये इनका जो अति विश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसका नतीजा आपको दिख गया। और किस तरह से इन लोगों ने देश में पहले धर्म के नाम पे बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा, उसका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देखिए। तब ये तो आपके सामने है सारे हालात, और नवंबर में पता चल जाएगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कितना आरक्षण। सारे तो उन्होंने अभी बताइए, आप महाराष्ट्र चुनाव में कितने सारे उन्होंने शुरू कर दिए। फिर से लाडली बहना आ गए, लाडली भाई आ गए, पता नहीं कौन। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी के मसले पे हमारे जो नौजवान है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको चाहिए, नौकरियां चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। ये जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं ना, हर चुनाव के पहले आप बोल देते हैं हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अरे भाई, ये कोई दान दक्षिणा और भीख नहीं चाहिए। और 5-5 किलो जो ये अनाज दे के सोच रहे हैं पूरे देश को खरीद लिया है, गरीबों को खरीद लिया, ये ऐसे नहीं होता है। और इसका उदाहरण आपने देख लिया, कितनी सीटें जीते हैं उत्तर प्रदेश में। अब की बार 400 पार और ये और नीचे। ये बड़ा आसान है कहना, लेकिन जब धरातल पे आप आइए तो सच्चाई कुछ और है। और अब पब्लिक भी, जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है। उनको भी अब चिंता हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। 5 किलो राशन तो आपने दे दिया, चलिए वो भी हम ही लोग के टैक्स के पैसे हैं, किसी के घर से नहीं जा रहे हैं। तो चुनावी माहौल में कौन क्या बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही मैं इसका माने समझती हूँ। चलिए, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस पोस्टर वार पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां हरियाणा के चुनाव के नतीजों के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, उसी तरह से लोकसभा चुनाव के जो उत्तर प्रदेश में नतीजे आए लोकसभा सीटों के, उससे जो है सपा भी उत्साहित है। और ये दोनों पार्टियों की ये जो बातें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल को एक भी सीट नहीं दी अभी उपचुनाव में, और जिस तरीके से सपा ने कांग्रेस को 2 टूक कह दिया कि उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी होंगे वो सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या है, दोनों चाहिए, सीट निकाल कौन सकता है यहाँ। अब जितने ये इंडिया अलायंस लड़ रही है, खाली कांग्रेस और सपा नहीं चलेगा, यहाँ पे इंडिया अलायंस है। जी आदित्य नारायण उपाध्याय जी, ये मेरा निवेदन दीदी से ये है तो अपनी बात कह लें, फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। अपनी बात कहने में कोई जल्दी नहीं। इनकी बात पूरी हो गई, वंदना सिंह जी की बात पूरी हो गई, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, दूसरी बात मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी टिकट दिए जाते हैं वो टिकट उस क्षेत्र में जातिगत समीकरण को देखकर दिए जाते हैं। और ये जो जिन 9 सीटों की बात है जहां पर उपचुनाव होना है, तो निषाद पार्टी और वो जिन जातिगत समीकरण से बनकर के निषाद पार्टी का गठन हुआ है, वो उनके इतने मतदाता इन 9 सीटों में नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता सके, लेकिन वो चुनाव किसी को हरा सकने की ताकत रखते हैं। इसलिए उनको टिकट तो उनकी पार्टी की किसी व्यक्ति को नहीं दिया, पर पोस्टर पे उनको हीरो बना करके ये दिखाया गया है कि इनकी हमें आवश्यकता है
और इनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है और उसके कारण एक समाज के वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और सपने दिखाए गए हैं कि 27 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें निषाद पार्टी और उनके फॉलोअर्स की एक खास भूमिका रहने वाली। ये केवल एक सांत्वना देने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी निश्चित तौर पर सही है कि जो संजय निषाद जी ने जो बात कही है वो जो है निश्चित तौर पर सहयोगी धर्म को निभाने वाली बात कही है और ये अपने आप में ठीक है। नहीं, यहाँ तो ठीक है, नहीं यहाँ तो ठीक है, लेकिन सपा और कांग्रेस का क्या, वो भी इसी तरह से ठीक है? अब वो सपा और कांग्रेस की, अब कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस पर निर्भर करेगा। क्या है कि जैसे संजय निषाद जी ने प्रतिक्रिया दी है, उनको सीट नहीं मिलने के बाद भी यदि उन्होंने कहा है कि जो है मैं अपने फॉलोअर्स की मांगों के प्रति जो है आशान्वित हूं और इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समूह है, गठबंधन है, उसकी जीत की आशा करता हूं और उसकी जीत के साथ हूं। इस तरीके का यदि गठबंधन धर्म कांग्रेस निभाती है नहीं निभाती है, इस पर प्रतिक्रिया जो आदरणीय दीदी बैठी हुई है इनसे मैं सुनना चाहूंगा और सभी सुनना चाहेंगे। और सही बात तो यह है कि सपा अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, इसका स्पष्टीकरण किस शब्दों में देती है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि उपचुनाव हो रहे हैं और 27 की बात हो रही है कि 2027 में कौन खेवनहार होगा, कौन सत्ताधीश होगा, ये तमाम बातें चल रही हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है। बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, 9 सीटों में से 9 सीटों पर बिल्कुल भी एक भी बीजेपी लड़ रही है, फिर भी ये लोग साथ हैं। सवाल आपसे यहां पर यह है कि ये साथ रहेगा, बना रहेगा, लेकिन कब बना रहेगा, उनकी बातों से साफ हो गया है क्या कि जो अदर जातियां बैकवर्ड में हैं उसे आप अनुसूचित में डालेंगे, जो भी शेष रह गई हैं। संजय निषाद जी की बातों से साफ लगता है। उन्होंने ये बात कही है कि सपा बसपा ने धोखा किया इस समाज के साथ, आप वो नहीं करेंगे, आप उसके लिए तैयार हैं। तो क्या आगे विधानसभा चुनाव से पहले क्या इन जातियों को, जिन्होंने उनका नाम लिया है, जो बैकवर्ड में है, उसे अनुसूचित आप लोग कर लेंगे? देखिए ऐसा है कुशवाहा जी जो बात, देखिए संजय निषाद जी हमारी सरकार में एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो मंत्री हैं और सरकार से लगातार वो संपर्क में है और इस बिंदु पर चर्चा हो रही है। समय आने पर इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा, यह भी बिल्कुल तय है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो हमारे घटक दल नहीं है और घटक दल होने के नाते जब हमने निर्णय लिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा इन 9 सभा विधानसभा सीटों पर, तो उनकी सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि कहां पर किस तरीके का प्रत्याशी उतारना है। तो उस तरीके के प्रत्याशियों का चयन किया गया है। अगर उसमें उनका सहयोग है, उनकी पूरी भूमिका है, उनका पूरा प्रतिनिधित्व है, चुनाव लड़ना न लड़ना एक अलग विषय है। यह आवश्यक नहीं है कि घटक दल चुनाव जरूर लड़े, लेकिन वो हमारा एक अंग है और हमारे साथ खड़े हैं, तो और मजबूती के साथ खड़े हैं, तो इसमें कहां से कोई परेशानी पैदा हो रही, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल ये था ही नहीं जी। जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए, एक बार और दोहरा दें। मेरा सवाल यह था कि जिन जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की बात वो कह रहे हैं संजय निषाद जी,
क्या 2027 से पहले, यानी कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उनको बैकवर्ड से हटा करके अनुसूचित जाति में शामिल करेगी? निश्चित रूप से जो बात संजय निषाद जी ने कही है उस पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और कानूनी रूप से जो भी है वो किया जाएगा और निश्चित रूप से उन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। चलिए वंदना सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वंदना सिंह जी, सपा पर भी आरोप लगा है, निषाद पार्टी का, बसपा पर भी आरोप लगा है कि इनकी सरकारों ने वो चीजें नहीं की, उन लोगों के साथ अन्याय किया, धोखा किया और उन्हें बैकवर्ड में डाल दिया। कुछ जातियों को, वो कुछ जातियां गिना रहे थे जो कि अनुसूचित में होना चाहिए था। भाई अब तो ये डबल इंजन की सरकार के साथ बैठे हैं तो अब करवा ले। अगला पिछड़ा क्यों देख रहे हैं? ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये अभी भविष्य और भूतकाल में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में आ जाएं। ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? मंत्री बने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे? उनसे पूछिए। दूसरों पे जो थोप रहे हैं ये इस तरह के इल्जाम, पहले अभी तो बैठे हुए हैं। कितने साल से सरकार है? 27 में चुनाव होने वाला, तो उससे पहले करवा के दिखा देंगे। लेकिन सपा की भी सरकार रही, भाजपा की सरकार है जिसमें ये मंत्री हैं। नहीं, सपा की सरकार रही, जिम्मेदारी बनती है। अब सपा और बसपा के लिए मैं नहीं कुछ बोल सकती। सपा जो है अभी ऑपोजिशन में बैठी हुई है, तो जब डबल इंजन की सरकार में ये बैठे हुए हैं तो करवाएं सरकार से बैठ के भाजपा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये नहीं करवा पाते, क्या? नहीं, मान लेते हैं जी, हम मान लेते हैं कि नहीं करवा पाते, मान लेते हैं जी, अब तक नहीं हो पाया तो आगे भी नहीं हो पाएगा। बुरा मत मानिएगा वेद प्रकाश जी, आएंगे आपके पास। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये नहीं करवा पाते हैं तो क्या आप सपा की 27 के जो सत्ताधीश बनने वाले हैं, क्या उनकी सरकार अगर आ जाती है तो वो करेंगे? मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि सपा आ रही है 27 में? जी हाँ, हम पोस्टर की बात कर रहे हैं। आ भी सकते हैं, इसमें क्या बात है? वो राजनीति है, आ सकते हैं। कभी आए भी थे और जी, और सारे लक्षण भी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए? हमेशा ही पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक होके ही इंसान को कोई भी कार्य करना चाहिए और राजनीति भी इसी पॉजिटिविटी का नाम है। देखिए अब क्या होगा 27 में, कैसे होगा, ये अब आने वाला नहीं, हम मान लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि चलिए आपकी सरकार आ गई और अखिलेश जी पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। अब आप ये बताइए कि क्या जो इनकी मांगे हैं, अगर देखिए बहुत साफ साफ बातें हैं कि अगर बीजेपी इन जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल नहीं करती है तो ये गठबंधन 27 में नहीं रहेगा। कारण है कि उनको उम्मीद है, उनकी बातों से लग रहा है, भले ही वो कहें कि गठबंधन है, बना रहेगा, लेकिन जब नहीं करा पाएंगे तो उन जातियों के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? नहीं मिलेगा वोट, मजबूरन उनको गठबंधन तोड़ करके दूसरी तरफ जाना होगा। आप बताइए कि सही है जी, अगर आप बताइए कि आपकी अगर जो सरकार आती है तो क्या करेंगी? इनकी बात मानेंगी? जो अन्याय पहले आप लोगों ने कर लिया है इनके साथ, जो आप लोगों ने पहले अन्याय कर लिया है, क्या उसे सुधारेंगे? भूल सुधार होगा? जी देखिए, अखिलेश यादव जब इस लोकसभा चुनाव में गए हैं, उन्होंने पीटीए का नारा दिया, तो पीटीए में तो ये भी आ गए ना, ये कहाँ उससे अलग है? नहीं तो अन्याय की बात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आ गए। जो सहयोगी दल है कांग्रेस है, जो कांग्रेस जो सहयोगी दल है अखिलेश यादव की, उनका भी यही ओबीसी राहुल गांधी का आरक्षण मांग रहे हैं। तो कहाँ से इनके ऊपर अन्याय होगा, आप ये बताइए?
ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा कि न्याय हो रहा कि अन्याय हो रहा। मतलब आप भी क्लियर नहीं कर पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मत क्लियर कीजिए। मैं बिल्कुल उससे क्लियर कर रही हूँ, जो जायज मांग होगी वो पूरी होगी। मैं कहूँ कि मुझे आप ये दे दीजिए, दूसरे नहीं अब आप बताइए ना। जातिवाद नहीं अलग उठना चाहिए। वंदना जी आप जातिवाद का जो चश्मा है हम लोग, अगर इससे ऊपर नहीं उठे तो ये नहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो जाति जा रहे हैं आगे। एक मिनट रोकना चाहेंगे हम आपको। जातिवाद का चश्मा हमें उतारना चाहिए और जातीय जनगणना भी चाहिए। क्यों? देखिए, या तो आप नहीं जातीय जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है आप? देखिए, मैं किसी उसके विरोध में नहीं हूँ। जो जायज है वो है। जायज क्या है अब ये भी बता दीजिए। सबको हक मिलना चाहिए। ठीक है। और जाति जनगणना क्या है? हक की मांग है। क्यों नहीं हक मिले? मैं तो कहती हूँ मुसलमानों को तो जब जाति का चश्मा ही हटा देंगे तो जब जाति का चश्मा ही हटा देंगे, धर्म के नाम पे नहीं जब जाति का चश्मा ही हटा देंगे तो जातीय जनगणना कैसे होगा? क्यों? आदित्य नारायण उपाध्याय जी आप बताइए, जाति का अगर जो चश्मा हटा देंगे हम, बात हो रही है। नहीं जाति का चश्मा हम हटा देंगे तो जातीय जनगणना कैसे होगी? हमें ये बता दीजिए। आदित्य नारायण उपाध्याय जी आप बताइए, आप बता दीजिए। हम गलत हो सकते हैं। बहन वंदना जी, ये मिलेगा इस जाति के, बड़ी बहन वंदना जी, इसको कहते हैं जाति का चश्मा। बड़ी बहन हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है, जो बैकवर्ड है, जिनका मारा गया, उनको तो हक मिलना चाहिए ना। ठीक है, अब हम आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास आते हैं और हम अपने कोई कार नहीं है। नहीं हम अपने अब अपने आप पर प्रश्न खड़े करते हैं और आदित्य नारायण उपाध्याय जी से निवेदन करते हैं कि हमें समझा दीजिए कि हम जाति का चश्मा उतार दें। हमें दिख नहीं रहा है तो हम अगर जो चश्मा लगा रहे हैं तब दिख रहा है कि जातियां हैं। ठीक है, तो उस चश्मे को हमने उतार दिया तो वो तो दिखेगा ही नहीं ना। हिंदुस्तान कायम हुआ तब से जातियां हैं भाई साहब। जाति तो हमेशा। तो फिर ये क्यों बात कह रही हैं आप कि जाति का चश्मा उतार दीजिए? नहीं उतार सकते अगर जो जातीय जनगणना करेंगे तो। कि हम लोग हर चीज जाति पे बांट देते हैं, जाति पे आके खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, पिछड़े में सब लोग आते हैं। जो पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, जाति के आधार पे पिछड़े हैं, सब पिछड़े हैं। सबको उनको मिलना चाहिए हक। चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आते हैं अब आदित्य नारायण उपाध्याय जी से क्लियरेंस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वेद प्रकाश मिश्रा जी आप बहुत आनंद ले लिए, लेकिन आपसे भी सवाल हम करेंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हमारे वो बात नहीं है। देखिए अभी चश्मा मैं लेके नहीं आया हूं, लेकिन आपसे मैं पूछता हूं कि अगर जो चश्मा लगा करके जो चीज हम देख लेते हैं, चश्मा उतारने पर वो दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। देखिए यहाँ आप भी चश्मा नहीं पहने हैं और दो मेरे सहयोगी चश्मा नहीं पहने, लेकिन मैं चश्मा पहने हूँ। जी। लेकिन चश्मा जो है जो चश्मा होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। उस चश्मे के ऊपर ना तो भगवा कलर होना चाहिए जी, ना हरा कलर होना चाहिए, ना पीला कलर होना चाहिए। लोकतंत्र की भावना ये कहती है, बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हमारे देश का लोकतंत्र कहता है कि आपकी आंख पर चश्मा हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप किसी भी कलर का चश्मा देख करके यदि रीति नीति का आकलन करेंगे या रीति नीति का जो है वो करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है आपकी राजनीति आपके देश के लोकतंत्र के ऊपर चोट निश्चित तौर पर होगी। जी बिल्कुल। जहां तक जाति और आरक्षण की बात है, जाति और आरक्षण का चिन्ह जो है हमारे देश की राजनीति में इस तरीके से घुस चुका है कि जो धीरे धीरे हमारे देश को लगातार खोखला करता चला जा रहा है और खोखला करता चला जाएगा। जब तक इस चिन्ह से जब तक सभी पार्टियों के अंदर इतनी संकल्प शक्ति नहीं होगी कि जो पूरी ताकत से जाति धर्म के बंधन को तोड़ दे जी, और ये पार्टियां तब तोड़ेंगी जब जनता सड़कों पे आकर के स्वयं इस बंधन को तोड़ देगी। बिल्कुल। तब तक पार्टियां बिल्कुल कुछ नहीं करेंगी। पार्टियों की मजबूरी है, उनको चुनाव जीतना है,
और इसलिए, और हम पत्रकार होने के नाते हमको असली आईना दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आईना दिखाना पड़ेगा। हम लोग किसी चश्मे से नहीं देखेंगे, हम लोग दिखाएंगे आईना। लीजिए, आपने ये देखा, आपने ये भेज दूंगी। जी ठीक है, जी ठीक। जो हम आम जनता जो है, जो वोटर है, उसको वोटर जो है योग्य उम्मीदवार को देख करके करना चाहिए, जाति धर्म को देख करके नहीं करना चाहिए। और लगातार इस बात पर सामाजिक संगठनों को अवेयरनेस जो है पब्लिक के अंदर लाना पड़ेगी। जी और निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां जब तक जाति धर्म की बात करती रहेंगी, वो अपने आप को राजनीतिक पार्टियां तो कह सकती हैं, पर सामाजिक पार्टियां नहीं कह सकती। बिल्कुल। तो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे जब तक वो जाति धर्म के बंधन को तोड़ के भी फेंकते थे, समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही जाति और धर्म के रूप में जो है, हम जब विभाजित होते रहते हैं तो पार्टियां तो लाभ उठाएंगी ही, भले ही कुछ करे ना करे, जाति का मुद्दा उठा देंगी, कोई धर्म का मुद्दा उठा देगा, और उसी में बह करके हम लोग कतारों में खड़े होकर के जा करके वोटिंग करेंगे, जीतेंगे ये लोग, सत्ता की मलाई खाएंगे। बस यही बात है। चलिए, वेद प्रकाश मिश्रा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेद प्रकाश मिश्रा जी, स्थितियां जो हैं सही अगर जो कहा जाए तो देश के लिए जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कहती हैं हम देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। काम आप किस लिए करते हैं? संजय निषाद जी, जैसे कि अभी बहन जी ने एक बात बताई, वंदना जी ने, कि 2022 से उत्तर प्रदेश में सरकार है और निषाद जी मंत्री भी हैं। सवाल यह है कि जब तब से और अब तक 2024 हो गया, 2 साल हो गए, क्या इन जातियों को जिनकी बातों कर रहे हैं बैकवर्ड से अनुसूचित में नहीं ला पाए? उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे या 27 के चुनाव का इंतजार कर रहे थे? क्यों देर हो रही है? आप देर कर रहे हैं कि उन्होंने देर से मामला उठाया? देखिए, ऐसा है कि जब से सरकार के संज्ञान में यह बात आई है और कि इसके ऊपर उन्होंने कहा कि यह काम किया जाए, इस होना आवश्यक है, तो लगातार इस विषय पर काम हो रहा है। क्योंकि ये कोई एक दिन का मसला नहीं, कुशवाहा जी आप अच्छे जानकार हैं कि इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है विधिक, और उस प्रक्रिया को पूरा करके उसको अमली जामा पहनाएंगे तभी हम इस पर आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्रवाई तत्काल तो हो नहीं सकती, तत्काल तो केवल ऐलान हो सकता है, तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो संजय निषाद जी ने कहा है और जो उनकी बात है उसको पूरा किया जाएगा और कानूनी रूप से हम इसको जो है उसमें शामिल। जी बिल्कुल, अच्छी बात। अभी कुछ दिन बाकी है, पोलिंग की जगह करवा लीजिए, जवाब दीजिए। हाँ बताइए बहन जी, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, अभी पोलिंग के कुछ दिन बाकी है, उसके पहले करवा दीजिए तो मान जाएं भाई। चलिए, आप संजय निषाद वो अनमाने कहाँ है? वो तो अभी भी माने हुए हैं। आपको लगता है केवल, कारण यह है कि आप लोगों की आदत है दूसरे के घर में झांकने की। क्या संजय जी ने कोई ऐसी बात कही है कि वो कोई विरोध या कोई इस तरीके की बात कर रहे हैं? और आपने तो साफ इनकार कर दिया कि अगर हम सत्ता में भी होंगे तो नहीं करेंगे। आपने तो साफ इनकार कर दिया है। मैं सुन नहीं पाई आपने क्या कहा, तो जी वंदना जी वेद प्रकाश मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि आपने तो साफ इनकार कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तब भी नहीं करेंगे। कब इनकार किया भैया? ये अरे अभी डिबेट में आपने इनकार किया। भाई आप बताइए, आप पीडीए की बात कह रहे हैं। पीडीए का मतलब ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़े कहाँ चले गए? अपर कास्ट को क्यों छोड़ दिया आपने? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? उनको भी तो शामिल करिए। पीडीए तो आपने बनाया है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, आखिर आगड़ों को क्यों छोड़ दिया आपने? उनको भी तो शामिल करिए। कितनों को दिया आपने टिकट?
ये आप अपना खुद देख मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि 5 किलो राशन कब तक बांटा जाएगा। आपके 37 सांसद लोकसभा में है, आप वहां विधेयक लाइए प्रस्ताव कि यह राशन बंद किया जाए, तो आप लोग तो समर्थन करते हैं वहां, और यहां आकर के कहते हैं ऐसा नहीं किया जाए। आपके पैसे से जा रहा है, चलिए भाजपा की जेब से नहीं जा रहा है। आप मना कर दीजिए ना कि नहीं दिया जाएगा। हमारे आपकी जेब से जा रहा है टैक्स। आपको बिल्कुल ठीक बात, आप मना करिए तो आप कहिए कि नहीं दिया जाएगा गरीबों को राशन। लगा दिया है, दूध पे जीएसटी ले रहे हैं, पेंसिल में जीएसटी ले रहे हैं, रबड़ में जीएसटी ले रहे हैं, लोगों की कमर तोड़ दी है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय नहीं है वंदना जी, समय नहीं है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अंतिम सवाल आपसे। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अंतिम सवाल आपसे। सवाल यहां पर यह है कि आखिर उपचुनाव हो रहे हैं और 27 का ये बवाल और पोस्टरबाजी क्यों? माहौल तैयार हो रहा है क्या? दरअसल क्या है कि मैंने जैसा पहले ही कहा था कि जो है हरियाणा के चुनाव से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, उसी तरह से लोकसभा के चुनाव जो यूपी में परिणाम लोकसभा के चुनाव पर निकले थे, उससे सपा जो है अति उत्साहित है और निश्चित तौर पर उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सामने जो है उपचुनाव होने वाले 9 सीटों पर, तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने उत्साह में रहेंगी। तो जहां तक आरक्षण का सवाल है, बाकायदा कमेटी बनती है, कमेटी अपना रिपोर्ट देती है, उसके आंकड़ों के आधार पर किसी भी समाज का आरक्षण होता है या आरक्षण हटाया जाता है। तो इतनी जल्दी इस तरीके से आरक्षण किसी का नहीं किया जा सकता और पार्टियों को यह तय करना पड़ेगा कि वो आरक्षण के समर्थन में है, जातिगत व्यवस्था के समर्थन में है या विरोध में है। इस पर सभी पार्टियों को अपना अपना जो है मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो सभी पार्टियों को अपना अपना मंतव्य कि आरक्षण और जातियों के पक्ष में है या विपक्ष में मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सत्ताधीश वर्सेस खेवनहार की लड़ाई अब यूपी में आ गई है। कहा जा रहा है पोस्टरों के माध्यम से कि कौन 27 के खेवनहार होंगे और कौन सत्ताधीश होंगे, यह बताया जा रहा है उन जनता को, जो जनता यह तय करेगी कि कौन सत्ताधीश होगा और कौन खेवनहार कहलाएगा। आप उसको बता रहे हैं जो निर्णायक की भूमिका में आएगा 2027 में, लेकिन इस पर भी जातियों का खेल चल रहा है। जातियों का खेल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जातीय जनगणना कराने की बात तो पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जातीय चश्मे को हटाने की बात भी कर रही हैं। ऐसे में यह दोहरा मापदंड कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। सारी की सारी चीजें जो हैं वो जनता के हाथ में हैं, सारे अधिकार जो हैं जनता के हाथ में हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी जनता यह निर्णय देगी कि आखिर करना क्या है, और 27 में तो निर्णय देगी ही देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।